कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कोलिजन के बारे में। देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमने सबसे पहले मोमेंटम की बात करी, देन सेंटर ऑफ मास की बात करी और उस सेंटर ऑफ मास से हमने मोशन को रिलेट किया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका एक और जो एप्लीकेशन है, वो है कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन आप इसे मान सकते हैं, हम वो यहाँ पे यूज करेंगे। कोलिजन क्या होता है? दो चीजों का टकराना, जानते हैं बेसिक बात। तो अगर डेफिनेशन में लिखना चाहूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा? कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड मतलब जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं उनके अलावा और कोई वहां पे मौजूद नहीं है, इसलिए इसको बोला आइसोलेटेड इवेंट। बाकी किसी कोई इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा। तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच अ बिग या इन विच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर बॉडीज फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या बोला? कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जब कोलिजन होता है, दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहती हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो अलग हो जाती हैं। तो कुछ टाइम, वो जो टाइम है उसमें वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, एक स्ट्रांग फोर्स लगाती हैं। इस इवेंट को कहते हैं कोलिजन। क्लियर है? तो बेसिक आइडिया कोलिजन का ये है कि किसी भी बॉडी का मतलब जो दो कोलाइडिंग बॉडीज है उनमें से एटलीस्ट किसी एक का जो मोशन है वो एब्रप्टली चेंज होना चाहिए। जैसे ये पार्टिकल इस तरफ से आ रहा है, इससे आके टकराया, तो जैसे आके टकराया फिर से पीछे चला गया, मान लीजिए ऐसा हुआ। या आपने एक बॉल को दीवार पे मारा, तो बॉल और दीवार का कोलिजन हुआ, तो वहां पे बॉल का मोशन एब्रप्टली चेंज हुआ ना, जा रही थी उस डायरेक्शन में, जैसे कोलिजन हुआ अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, इसे बोला कोलिजन। किसी भी एक बॉडी का मोशन एटलीस्ट एब्रप्टली चेंज होना चाहिए। जैसे बिलियर्ड की बॉल्स मान लीजिए, तो एक बॉल जब दूसरे से टकराती है तो मोशन में चेंज होता है। जो रेस्ट पे थी वो चलने लग गई, जो चल रही थी वो किसी और डायरेक्शन में मुड़ गई या रेस्ट पे आ गई। ये सारी चीजें होती हैं उसमें। तो बेसिक आइडिया आपको क्लियर है, कोलिजन की डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। तो पहली बात तो कोलिजन क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये हिसाब है कोलिजन का। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर देखें तो पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि जो कोलिजन है वो फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकता है या विदाउट कांटेक्ट भी हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना? तो देखिए, इन कोलिजन पार्टिकल्स में और मे नॉट कम इन रियल टच, ये हम बात लिख सकते हैं यहाँ पे, मे और मे नॉट कम इन रियल टच। हालांकि हम अभी जो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें जो अभी हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, उसमें तो हम कांटेक्ट वाला ही कोलिजन पढ़ेंगे जिसमें दो बॉडीज एक्चुअली आपस में जाकर टकराती हैं, वैसा ही कोलिजन पढ़ने वाले हैं। बट कोलिजन में दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं। जैसे बिलियर्ड्स बॉल आप जानते हैं एग्जांपल, एक बॉल जाके दूसरे से टकराई, उसने कांटेक्ट हुआ और फोर्स लगाया, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगा। लेकिन सोचो, जो आपने अल्फा स्कैटरिंग पढ़ी थी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ था? उसने बहुत सारे पार्टिकल्स को एक न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट किया था और वो वहां से डेविएट हो गए थे। तो ये भी एक तरीका है कोलिजन का कि वहां एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं थे। अगर न्यूक्लियस यहाँ रखा हुआ है और आपने अल्फा पार्टिकल जो भेजा वो यहाँ भेजा, तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे मुड़ गया चलते चलते, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए, तो इसे भी कोलिजन कहा जाता है, क्योंकि फोर्स तो यहाँ भी अप्लाई हुआ। ठीक है, इस फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों अल्फा भी पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, तो ये डेविएट हो गए। तो फोर्स तो यहाँ भी अप्लाई हुआ था लेकिन एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। तो कोलिजन में ये बात ध्यान रखिए कि मे और मे नॉट बी एन एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। मैकेनिक्स में हम जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उसमें फिजिकल कांटेक्ट होगा। अब हम जब कोलिजन को पढ़ते हैं तो हम इसमें दो टर्म यूज करते हैं, एक बिफोर कोलिजन, एक आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब जितनी देर वो जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांटेक्ट में रहेंगे वो कहलाता है कोलिजन टाइम। तो उससे पहले का समय बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इज जब उनका कांटेक्ट हट गया, तो इसको बोलेंगे हम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, या फिर वो वाला टाइम जितनी देर वो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसे बोला जाएगा कोलिजन टाइम। उससे पहले का बिफोर कोलिजन, और जब फोर्स जीरो हो गया, इफेक्टिव फोर्स उन पे जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे ये दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है,
तो जब इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स इफेक्टिवली जीरो, वो टाइम कहलाएगा आफ्टर कोलिजन वाला टाइम। क्लियर है बात? अच्छा, जो ये कोलिजन टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, ये बात एक इंपॉर्टेंट है। दिस कोलिजन टाइम, मान लीजिए डेल्टा टी, इसको मैं लिखता हूं, इज वेरी स्मॉल। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू द टाइम फॉर विच वी ऑब्जर्व द इवेंट। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम कोलिजन की को पढ़ने के लिए जितना टाइम इसके ऑब्जर्वेशन में देते हैं, एक मोशन हुआ, कोलिजन हुआ, फिर से अलग हुए, ये पूरा जो टाइम है, इसके कंपेयर में जो एक्चुअल कोलिजन टाइम है, जितने भी देर में फोर्स लगा रहा है, वो टाइम बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोलिजन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। और इस टाइम के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन फोर्सेस लगते हैं, नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं, ऐसे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन स्ट्रॉन्ग internal forces acts between the colliding particles। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, अब कोलिजन के टाइप जो जो होते हैं उस पर बात करते हैं। तो एक्चुअली अगर कोलिजन के बाद जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो सेम लाइन पे चलते हैं तो उसे बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। और अगर वो अलग अलग लाइन पे चलने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगे, तो उसे बोलेंगे हम ऑब्लिक कोलिजन। तुम बोला कि इन अ कोलिजन इफ द मोशन ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन is along the same line, the collision is said to be head on or one dimensional collision। इसका मतलब ये, इसको बोलूं हेड ऑन कोलिजन, इसी को वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन। तो इसे क्या बोला जाएगा कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे, ये इधर चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, ठीक है, और ये है बिफोर कोलिजन की बात। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे पर अभी भी सेम लाइन पे चल रहे हैं। सेम लाइन मतलब पहले ये इनकी लाइन ऑफ मोशन थी, अभी भी यही इनकी लाइन ऑफ मोशन है। अगर लाइन ऑफ मोशन सेम है तो इसे बोला जाएगा हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है कि भाई ये ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होगा कि ये निकल जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में और ये जो चल रहा था ये निकल जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो अब देखो इनकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो चेंज हो गई। पहले इनकी लाइन ऑफ मोशन थी ये, अब ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। लाइन ऑफ मोशन जब चेंज हो जाती है तो ऐसे मोशन को कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है बात? दोनों बातें क्लियर? इसको आप 2D कोलिजन या 3D कोलिजन भी कह सकते हैं, 2D या 3D भी हो सकता है ये, पर हमारे केस में हम जनरली मोस्टली 2D तक ही जाते हैं। 3D में बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो 2D कोलिजन तक हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेड ऑन और ऑब्लिक की बात आपने कर, अब इसमें हमारा एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या कि जितने भी फोर्सेस कोलिजन के टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इन सब का इफेक्ट हम वहां पे नेग्लिजिबल मानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने बोला कि जो कोलिजन का टाइम है वो बहुत छोटा है, और उस कोलिजन के टाइम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है उस टाइम पे। अगर हम इस फोर्स का या इसका इम्पल्स देखें तो वो इस एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अजम्पशन रहता है। ऑब्वियसली इनका कुछ इफेक्ट होता है लेकिन उस फोर्स के सामने ये नेग्लेक्टेड रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात लिखने भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोलिजन की आप बात करेंगे तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की बात आप उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं बात, इन अ कोलिजन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज ग्रेविटी or friction are not taken into account, as due to small duration of collision delta t, average impulsive force responsible for collision is much larger than the external force acting on the system। अब सीधा शॉर्ट में लिख लीजिए बात
कि भैया नो एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिडर्ड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसमें mg भी आ गया, इसमें फ्रिक्शन भी आ गया, सारे फोर्सेस इसमें आ गए। ठीक है बात। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो इंटरनल फोर्सेस ही लगेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। क्योंकि सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं, इसका मतलब क्या यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा? यस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो उसके लिए मोमेंटम, सिस्टम के लिए मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इन केस ऑफ कोलिजन एज द इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन इज इंटरनल, जो आपस में फोर्स लग रहा है वो ड्यूरिंग कोलिजन एज द इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग is internal, the total momentum of the system always remain conserved. ठीक है, total impulsive force acting is internal, so total momentum of the system is always conserved. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है विद स्पीड u1, दूसरा इधर चल रहा है विद स्पीड u2, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये बिफोर कोलिजन की बात है। आफ्टर कोलिजन अगर ये कोलाइड हो चुके हैं, अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, v1 से चल रहा है, v2 से चल रहा है, दिस इज m1, दिस इज m2, तो आप क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हम हर जगह यूज करने वाले हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने वेलोसिटीज पे वेक्टर साइन लगाया है। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे अगर मैं इस u2 को ऐसा मान लेता कि ये जो है ना, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं क्या करता, क्या मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ता? यस, तो ये इक्वेशन बन जाती है इस बार ऐसी, m1 u1 माइनस m2 u2 हो जाता अगर u2 की डायरेक्शन अपोजिट होती तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे हमेशा वेलोसिटीज की डायरेक्शन के साथ लेके चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये गलती अक्सर होती है। हमेशा मोमेंटम जब लिखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है, मतलब प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो 1D कोलिजन में आप आराम से ऐसा लिख सकते हैं। अगर 2D कोलिजन है तो क्या करेंगे, तभी मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स में अलग मोमेंटम कंजर्व करो, वाई में अलग मोमेंटम कंजर्व करो। ये बात भी आप कर सकते हैं आराम से। जैसे हमने फोर्सेस के बारे में बोला था कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है किसी सिस्टम पे, तो नेट फोर्स इन एक्स भी जीरो होता है, नेट फोर्स इन वाई भी जीरो होता है। ऐसे ही अगर एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो कंजर्व, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो कंजर्व। क्लियर है, पक्की बात? ठीक है, तो ये बात तो हुई मोमेंटम की। अब आते हैं एनर्जी पे। अगर कोलिजन की एनर्जी के बारे में बात की जाए तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि ड्यूरिंग कोलिजन potential energy of the system does not change या is constant, ऐसा लिख सकते हैं, does not change। ये बात यहाँ पे आती है, ये कहां से आई भाई? ये बात यहाँ से आई कि हमने बोला था कि जो कोलिजन का टाइम है वो बहुत छोटा है, तो सोचो किसी भी फोर्स का जो वर्क डन होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम में बहुत डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा सा होगा। जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा। और हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो जब वर्क डन ही बहुत छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी नेग्लेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। ये एक यहाँ पे फिर से बताती है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता, तो जो भी चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में होगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इट मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में दोनों आता था ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात अपने पास यहाँ पे आ गई। अब कोलिजन होता है तो कोलिजन में एनर्जी लॉस भी हो सकता है, एनर्जी कंजर्व भी रह सकती है। एनर्जी लॉस हुआ तो मान लीजिए साउंड हुआ, फ्रिक्शन हुआ, डिफॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, एनर्जी लॉस में। तो हम बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसके हिसाब से, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कोलिजन को फिर से कैरेक्टराइज किया गया। तो क्या क्या इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि इफ एन कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल मतलब काइनेटिक भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो ऐसे कोलिजन को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, तो पहला आपका इलास्टिक कोलिजन, इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व है तो ऐसा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगेन अगर आपको लिखा गया क्वेश्चन में कि एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आप काइनेटिक एनर्जी को भी इक्वल करेंगे। मतलब आपके पास वही अगर सेम चीज है कि ये U1 से चल रहा है, मास M1 है, ये M2 है, ये U2 से चल रहा है, कोलिजन के बाद ये अगर V1 से चलने लग गया, ये अगर V2 से चलने लग गया, तो आप लिखेंगे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। क्लियर है बात। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आपको लिखा है इलास्टिक कोलिजन है, आप बोलेंगे कि भाई यहाँ ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहेगी। पोटेंशियल में तो कोई चेंज होता नहीं है, ऐसा हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो जो भी चेंज होता है वो काइनेटिक में होता है, और इलास्टिक में तो एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, पक्की बात। चलिए, अब अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। कभी कभी इसे पार्शियली इलास्टिक भी कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, पार्शियली इलास्टिक। तो अगर ऐसा है तो भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल तो ज्यादा होती है, लेकिन जो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बनती है फाइनल, वो कम हो जाती है। अब वो कम हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हुआ होगा। एनर्जी लॉस कहाँ हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी लॉस हुआ। और ये एनर्जी लॉस कहाँ जा सकता है, साउंड में जा सकता है, डिफॉर्मेशन में जा सकता है, फ्रिक्शन में जा सकता है। ये सारी चीजें एनर्जी को लॉस करती हैं। तो इस केस में क्या बोला जाएगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो फाइनली कम हो गई है। तो अगर आपके सामने लिखा है इन इलास्टिक कोलिजन, तो आप तब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अब एनर्जी कंजर्व नहीं है, वहां पे कोई ना कोई लॉस हुआ है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ यूज किया जा सकता है, सिर्फ तब जब इलास्टिक कोलिजन दिया गया हो। अगर इन इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक इसमें टर्म और आती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये क्या होता है, इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद चिपक जाते हैं और साथ में चलते हैं। ऐसे कोलिजन को बोला जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इन अ कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर और मूव विद सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, टू बॉडीज stick together and move with same velocity after collision.
ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें, अगर ये U1 इससे चल रहा है, ये M1 है, ये M2 है, ये U2 से चल रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दोनों साथ में चिपक जाएंगे और किसी कॉमन वेलोसिटी v से चलेंगे। ठीक है, तो क्या इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। पर क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ? नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती यहाँ पे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तीनों जगह वैल्यू ये एप्लीकेबल है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक वुडन ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, आपने बुलेट फायर करी, ये बुलेट आके इसमें टकराई, टकराने के बाद इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, इसी के अंदर रह गई, और ये ब्लॉक जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो ये पहले रेस्ट पे था, ये किसी u स्पीड से आ रही थी, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, अब ये दोनों m प्लस m मिलके किसी v स्पीड से चल रहे हैं। तो ऐसा जो कोलिजन होगा वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, जब इसके अंदर ही आके ये टिक गई, दोनों साथ में चलने लगे। क्लियर है बात? तो एक्चुअली जो सारे कोलिजन होते हैं वो कोई भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता कभी भी, पर ठीक है, आइडियली केस में हम बात कर सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, या कोई परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होता कभी, इसमें हमेशा सेमी इलास्टिक कोलिजन होते हैं या इम्परफेक्ट कोलिजन होते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, एक नया फिजिकल कांस्टेंट हमने यूज किया, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने यूज की। उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कैसे डिफाइन होता है ये? पहली बात तो इसे लिखा जाता है E से, और इसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये इसका तरीका होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, क्या आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर ये U1 से इधर चल रहा है, ये U2 से इधर चल रहा है, आफ्टर कोलिजन अगर ये V1 से इधर चल रहा है, ये V2 से अगर इधर चल रहा है, तो मैं बोलूंगा जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो बिफोर कोलिजन डिफाइन होती है। कितने लिखा जाएगा? अप्रोच मतलब दोनों दूसरे के नजदीक आ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, तो भाई ऑब्वियसली पीछे वाला तेज चल रहा होगा तभी वो आगे वाले को टक्कर मार पाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा U1 माइनस U2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेक्टर के साथ। दूसरा अगर यहाँ लिखा जाए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो क्या लिखा जाएगा? सेपरेशन मतलब कितना आप दोनों कितनी वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो दूर कब जा पाएंगे? जब आगे तेज भागेगा, पीछे वाला कम भागेगा। तो मैं लिखूंगा दिस इज V2 माइनस V1। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए इसे, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। ऐसा इसे लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? अब मैंने यहाँ भी देखिए वेक्टर साइन लगाया है, तो फिर से वही बात है कि सोचो अगर सिचुएशन ऐसी होती कि ये इधर चल रहा होता और ये इस तरफ चल रहा होता, तो इस बार दोनों के नजदीक आने की वेलोसिटी क्या है? क्या ये U1 प्लस U2 हो जाती? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज U1 प्लस U2। यस, पक्की बात है। तो देखिए मैंने यहाँ इसलिए वेक्टर साइन लगाया था कि अगर अब U2 उल्टा हो गया तो आप यहाँ लिखेंगे, इसमें अगर मैं बात करूं तो U1 माइनस माइनस U2, क्योंकि माइनस U2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अब U2 की डायरेक्शन अपोजिट में ले रहा हूँ। तो ये U1 प्लस U2 हो गया, जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये भी वेक्टर्स के साथ ही डिफाइन होते हैं। यहाँ इनकी वेलोसिटी हो जाएगी U1 प्लस U2। और अगर ये कोलिजन के बाद ऐसे चलने लगे, मान लो इस तरीके से चलने लगे, ये V1 से V2 से, इस बार इनकी सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है? क्या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? यस, तो सेपरेशन वेलोसिटी आप लिखोगे V1 प्लस V2 के बराबर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ भी देखिए, आप अगर V1 को अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं तो यहाँ प्लस V1 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी हमेशा वेक्टर के साथ डिफाइन होते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है कि भाई कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या सेमी इलास्टिक है, ऐसा पार्शियल इलास्टिक है, कोलिजन ये डिफाइन करता है। और एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी में डिफाइन करता है। ई जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ई इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम 0 टू 1। अगर ई इक्वल टू 0 है तो सोचो क्या होगा? ई इक्वल टू 0 मतलब ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी,
मतलब V2 माइनस V1 0 हो गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि V1 इक्वल टू V2 हो गया। और ऐसा कब होता है? जब दोनों साथ में चलते हैं। मूव टुगेदर, मूव टुगेदर कौन सा कोलिजन था? कौन सा कोलिजन था मूव टुगेदर वाला? याद करो। यस, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो हम लिख सकते हैं कि उसके लिए E0 है, दोनों साथ में मूव करेंगे। क्लियर? अगर मैं बोलता हूँ E इक्वल टू 1, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, या इलास्टिक कोलिजन जिसको आपने लिखा था, परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन के लिए ये होता है। तो इस केस में भी आप देख पा रहे हो, अगर ऐसा है E इक्वल टू 1 है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या ये बात लिखी जा सकती है? E इक्वल टू 1 कर दिया तो न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। क्लियर बात? और अगर कोई और वैल्यू आपको E की दे रखी है, तो जो अगर पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन जो इन दोनों के बीच में रहेगा, तो E की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती रहेगी, कुछ भी हो सकती है वो। एग्जैक्ट इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, एग्जैक्ट इक्वल टू 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक, और अगर बीच में कुछ है तो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है बात? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार हम इसको फॉर्मूलाज यूज करेंगे, क्वेश्चन में से यूज करेंगे। ठीक है? अब इसमें एक टर्म आती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट की। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? तो सीधा सा हिसाब है, जब दो बॉडीज टकराती हैं तो उनका जो कॉमन नॉर्मल है वो कहलाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इस ऑब्जेक्ट से टकराया तो क्या होगा, ये इनका कॉमन नॉर्मल है, जो दोनों जहां टच होंगी वहां पे कॉमन नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो ये जो लाइन है इसे क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है? मतलब कॉमन नॉर्मल, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, कॉमन नॉर्मल। ठीक है? अब हम जो अभी तक बात कर रहे थे कि इसका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इसकी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख सकते हैं, ये सारी जो वेलोसिटीज हैं वो किस डायरेक्शन में हमें लेनी चाहिए? तो ये जो सारी वेलोसिटीज हैं ये हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेते हैं। ठीक है? तो ये बात हम साथ में लिख सकते हैं कि भाई जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखेंगे E, या जब आप, या एक्चुअली E के लिए बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो टोटल वेलोसिटी से आएगी, और ऐसे ही मोमेंटम भी हम बोल चुके हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। तो जब भी E लिखेंगे तो ऑलवेज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखा जाएगा। E जो है वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखा जाएगा। मतलब हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा हो और यहाँ आके इससे टकरावे, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? ये है। तो मुझे जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखने के लिए। ठीक है? तो ये एक्चुअली अगर v है और ये एंगल थीटा है तो मैं लिखूंगा v cos थीटा एज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ना कि टोटल v। तो ध्यान रखिएगा, E जब भी लिखा जाता है या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब भी लिखा जाता है तो उसमें जो वेलोसिटीज लेते हैं वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ली जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप नोट करेंगे। ठीक है? तो अब हमारे पास तीन चीजें हो गई हैं जिससे हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या क्या हो गया? पहली बात हो गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हर टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात हो गई आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की अगर वैल्यू गिवन है तो आप ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, अगर नहीं गिवन है तो इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और तीसरी चीज हो गई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, वो भी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है बात? और चौथी बात जो हम ध्यान रख सकते हैं वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों साथ में चलते हैं, E इक्वल टू 0 होता है। तो ये तीन चार चीजें यूज करके हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके। अब एक्चुअली जो कोलिजन में होता है वो क्या होता है ये भी देख लो। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है? ड्यूरिंग कोलिजन कैसा सिस्टम रहता है? तो भैया ये इसके पास चल रहा है, ये इसके पास चल रहा है, दोनों यहाँ पे आपस में कांटेक्ट में आए। अब जब कांटेक्ट में आए तो क्या होगा कि इसकी स्पीड इस तरफ थी, इसकी स्पीड इस तरफ थी। क्या इस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? ये स्पेस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये स्पेस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी को डिफॉर्मेशन। अब
फोर्स लगाने से क्या होगा, दोनों की वेलोसिटीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी और डिफॉर्मेशन होगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इन दोनों एक दूसरे पे, तो दोनों डिफॉर्म होंगे। तो लेट्स से ये ऐसा हो गया, लेट्स से ये ऐसा हो गया, और फोर्स अभी इन दोनों पे लग रहा है। इस टाइम पे ये क्या दोनों कोई कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे? यस। क्यों? क्योंकि u1 और u2 दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं। अब सोचो कि दोनों एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज कम होंगी। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी पे आ जाएंगे? यस। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, या इस टाइम को कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। क्यों ऐसा? इसे आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंग से। मैं आपको इसी को एक तरीके से बताता हूँ कि एक मास है, उसके आगे एक स्प्रिंग आपने लगा रखी है, एक मास यहाँ पे, उसके आगे आपने एक स्प्रिंग लगा रखी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं u1 और u2 से। क्या होगा, ये दोनों पास में आएंगे तो इन दोनों की स्प्रिंग्स आपस में कांटेक्ट में आएंगी इस तरीके से। ठीक है, स्प्रिंग जब कांटेक्ट में आएंगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होंगी, और कंप्रेस होने के बाद ये एक दूसरे पे फोर्स लगाना चाहेंगी। जब फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। इसकी वजह से दोनों की वेलोसिटीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अब सोचो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। क्लियर है? तब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? कहीं नहीं गई। काइनेटिक एनर्जी वो की हुई है, अगर ये है कि ये भी है के, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ जो इनिशियल एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। दोनों चल रहे थे काइनेटिक एनर्जी में। पर जब ये यहाँ पहुंच गए तो इस टाइम पे इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? देखो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है ना, जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो हम कहते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। और क्या पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे मैक्सिमम है? यस। क्योंकि अब क्या होगा, अब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी है, अब वो स्प्रिंग फिर से खुलना चाहेगी। फिर से खुलना चाहेगी तो क्या इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? यस। अब इस पे फोर्स लगेगा कि भाई ये वापस इस तरफ चलना शुरू करे, और इस पे फोर्स लगेगा कि वापस इस तरफ चलना शुरू करे। एक टाइम बाद ये फिर से यहाँ पे एक वेलोसिटी के साथ v1 से चलने लगेगा, ये यहाँ पे फिर से एक वेलोसिटी v2 के साथ चलने लगेगा। तो इस टाइम पे क्या फिर से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल इस टाइम पे जीरो हो गई। यस। तो ये सिचुएशन चलती है कोलिजन में कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सारी जरूरी नहीं है, हो सकता है सारी कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है पार्शियल कन्वर्जन हो। अगर वेलोसिटी यहाँ पे कॉमन है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। पर ये जो सिचुएशन है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन रहती है। और अब क्या होगा, ये फिर से अपने अपने शेप को रीगेन करना चाहेंगे। जब शेप रीगेन करेंगे तो फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। जब इनका कांटेक्ट लूज होगा तो ये इस तरफ v2 से चल रहा होगा, ये इस तरफ v1 से चल रहा होगा। पूरी की पूरी फिर से काइनेटिक एनर्जी इनके पास आ चुकी होगी जो इनिशियल थी वैसे ही। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से चल रहा है, उनकी कॉमन वेलोसिटी बताइए जब वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है, या वो जब मैक्सिमम कंप्रेस है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, सीधा हिसाब है, मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, सॉरी टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। वो यूज करके हम यहाँ पे चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको ये सारी बातें क्लियर है कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है। अगर मैं ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी का एक ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं एनर्जी ग्राफ कैसा बनेगा, कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से दिखाते हैं, वैसे जैसे टाइम देख लेते हैं। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जब दोनों दूर दूर चल रहे हैं, यहाँ पे हैं। जब दोनों कांटेक्ट में आने शुरू हुए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हुई। फिर जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर जब दोनों वापस दूर दूर होना शुरू हुए तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से घटना शुरू हो गई। जब दोनों कंप्लीटली दूर हो तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो हो गई। ये सिचुएशन इस पूरे में रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक बीच में मैक्सिमम होती है किसी टाइम पे, उससे आगे पीछे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम रहती है। ये ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ड्यूरिंग कोलिजन। कैसा है ये? ड्यूरिंग कोलिजन। उससे आगे पीछे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती ही है, हमें जानते हैं ये बात। ठीक है, ओके। तो ऐसा ये ग्राफ हमारे पास बनता है। ठीक, पक्की बात। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा,
फिर वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, ये सारी कॉम्बिनेशन हम उस पर पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फिर से कोलिजन की और डिटेल में। अभी तो हमने बेसिक बेसिक आइडिया सबका लिया है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।